कारनामा। सेहतनामा कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष को। और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष का। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था। जी। काफी साल पहले वो लाइव रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें जहाँ पे बताई हैं गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने ज़माने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है। जी जी। तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। क्या बात है। शुक्रिया एक बार और। डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टरी का सफर है ये किस तरह शुरू हुआ था? बचपन से ही आपको दिलचस्पी थी? परिवार में डॉक्टर थे? नहीं, हमारे परिवार में मेरे पिताजी माताजी दोनों पीएचडी थे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था। मेरे पिताजी को एक जुनून था मुझे डॉक्टर बनाने के लिए। मुझे एक्चुअली डॉक्टरी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। ओके। मुझे फोटोग्राफी करनी थी एक्चुअली। हाँ। और मैंने बीएससी भी लिया था और 2 साल बीएससी के बाद एक दिन पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरी एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दी। ओके। अच्छा, उस जमाने में ऐसी बात थी कि ऐसे आजकल के जैसे नहीं है कि माता पिता को हम ना बोल सकते थे। दूसरी बात थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मेडिसिन में एडमिशन हो गई मेरी। लेकिन पहले तो जब मेडिसिन में गया तो यही था कि चलो एक कोर्स है, हमको इसको खत्म करना है, वरना ना करे तो 12th स्टैंडर्ड पास हो, आगे आपको नौकरी क्या मिलेगी। बिल्कुल। तो यही था कि जब से मेडिसिन में गया, और मैं ऑनेस्टली कहता हूँ पहले साल तो काफी मुश्किल होते हैं सभी डॉक्टर्स के लिए। जी। कि एनवायरनमेंट बहुत अलग रहता है, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता। जी। पहले साल में जब आप एनाटॉमी में जाते हो और आपको 1 साल लिटरली कैडेवर या डेड बॉडी के साथ आपको डिसेक्शन करनी होती है, वो आपको बहुत ही, इट्स अ डिफरेंट ट्रेनिंग और आपको वो अलग तरह के इंसान बना देता है। क्योंकि आप इंसानों के साथ बाद में आप उनकी जिंदगी के साथ या किसी भी चीज, उनकी बीमारियों के साथ आप काम करते हैं। एक टाइम अंदर उसके पेशे में गया तो बहुत पसंद आया, और अभी तो क्या कहते हैं, अभी 40 साल के ऊपर हो गए और आंख का डॉक्टर बनने के बाद तो 35 साल हो गए। जी। खुद की प्रैक्टिस 30 साल हो गए, तो ऑब्वियसली बेहद पसंद है, इसीलिए हूँ अभी तक इसके अंदर। ये जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। जो टिपिकल टर्म है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है। जी। ऑफ्थेल यानी आई, तो आई सर्जन, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एक ही चीज है। जी। इस समय में सबसे बड़ी आंख की समस्या क्या चल रही है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी आंख की समस्या जो हम आजकल देख रहे हैं, जो पिछले 10 साल में और पिछले 7-8 साल कोविड के बाद सबसे ज्यादा हुई है, वो आंख का स्ट्रेन, आई स्ट्रेन जो हम कहते हैं। जी बिल्कुल। जैसे इवन पहले कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते थे, लेकिन अभी बच्चों में भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम। दूसरी बात है क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज हो गए हैं, आप अगर पूछें कि उनको, बच्चों को आजकल बाहर जाके खेलने के लिए न जगह है, न खेलते हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा है।
जब घर आते हैं तो या तो टीवी है या मोबाइल है या पैड है, तो उसके वजह से आंखों की बीमारियां जो है रिलेटेड टू आंख की थकावट या आंख की स्ट्रेन, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी बात है कि हम छोटे बच्चों में आजकल चश्मे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसी के वजह से। पहले जमाने में जब हम बड़े हो रहे थे तो ज्यादातर बाहर की एक्टिविटी थी, आंख की एक्टिविटी रीडिंग और राइटिंग थी। टेलीविजन तो शायद 70s 80s के बाद ही अपने देश में प्रचलित हुआ, तो इतना ज्यादा आंख का काम नहीं था। प्लस लोग टाइम पे सोते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी। आजकल सोते भी कम है, आंख का काम पूरे टाइम कंप्यूटर्स पे रहता है, या जो कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते हैं या आई स्ट्रेन कहते हैं, आंख की थकावट कहते हैं, ये आजकल में सबसे ज्यादा। पहले तो हम लोग कहते थे कि हाँ स्ट्रेन है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ ये एक बीमारी की तरह और एक लिटरली एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो आई स्ट्रेन है इसके भी कई प्रकार होते होंगे। एक जो अमूमन डॉक्टरों के पास जाएं जब चश्मा चेक कराने तो कहते हैं आपकी आंखों में ड्राइनेस हो रही है, क्या आप कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते हैं? जी, ड्राइनेस भी उसका एक रूप है? ड्राइनेस रूप है इसका। एक बहुत सिंपल कारण है कि जब कभी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या किसी जगह पे हम ज्यादा ध्यान दे के देखते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख हम बंद खुली करते हैं वो कम हो जाता है। नॉर्मली अपने आंख में आंसू का एक पर्दा है जो अपनी आंख को गीला रखता है, और हर टाइम जब अपनी पलक बंद होके खुलती है तो एक नया पर्दा तैयार हो जाता है जो अपनी आंख को नॉट ओनली प्रोटेक्शन करता है, उसको सुरक्षित रखता है, लेकिन उसको गीला भी रखता है, क्योंकि आंख का गीला रहना बहुत जरूरी है। स्पेशली सामने की कांच जो है, जो कॉर्निया है जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है, जो कीकी है आंख की या खिड़की है, वो उसको गीला रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखें कि अगर आप कंप्यूटर के सामने अगर आप कॉन्स्टेंटली आप बैठें और काम करते रहें तो आपका ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख की पलक खोल बंद होनी है वो कम हो जाती है, और उसके वजह से आपके आंख का पर्दा जो है जल्दी टूटता है और आंख में ऐसे लगता है कि कुछ गया है, कचरा है, हम आंख रब करते हैं और उसके बाद फिर वो ड्राइनेस हो जाती है। तो अगर आप मुझे पूछे इसका इलाज यही है। सबसे कहता हूँ कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी जगह पे अभी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स हैं कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। जी, जब आप कंप्यूटर पे देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं एटलीस्ट एक 15-20 मिनट के बाद आंख 1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए, वो कोई दूर देखे बताया गया 20-20-20 फॉर्मूला है जी। कौन फॉलो करता है भगवान जाने। कोई अपना घड़ी देख के तो 20 मिनट के बाद नहीं करेगा, लेकिन एक जनरल है कि आप 1 घंटे में एक टाइम तो 2 मिनट तो ब्रेक ले सकते हो ना। ऑफ कोर्स अगर इच्छा है और अपने प्रति सरोकार है तो ये किया जा सकता है। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि अभी सारे स्क्रीन जो है वो एलईडी है। पहले एलसीडी थे जी, कोई साल पहले ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले तक एलसीडी स्क्रीन्स थे, अभी एलईडी स्क्रीन्स आए हैं, और एलईडी स्क्रीन्स जो है उनमें हम ज्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। वो ज्यादा चमकीली होती है, ज्यादा चमकीली रहती है, तो उसका जो ब्राइटनेस रहता है तो ग्लेयर जो आता है उसके वजह से तकलीफ ज्यादा होती है जी। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा, नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं, नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के नीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं।
सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये दम। भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। तो आंखों की ड्राइनेस के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आंखों के स्ट्रेन से जुड़ी हुई हैं, ओवर यूज ऑफ स्क्रीन या एक्सपोजर से जुड़ी हैं? सो ड्राइनेस तो एक है ही, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर दर्द जी। क्योंकि आप एक आसान चीज है कि अपनी आंखें जो है वो दिमाग की खिड़की है। अगर आप आंखें बंद कर दें तो दिमाग को कुछ दिखाई नहीं देता। दिमाग जो चीज है वो 24 घंटे काम करता है। जब हम सोते भी हैं तभी भी अपना दिमाग चल रहा है, आंखें बंद है। तो दिमाग चाहता है कि 24 घंटे चले, लेकिन आंख थक जाती है। तो इसके वजह से थोड़े टाइम बाद आंखों में जब थकावट ज्यादा हो तो उसके बाद सर में दर्द होने शुरू होता है, क्योंकि आंख के जो अंदर के जो स्नायु है, जो मसल्स हैं, वो थक जाते हैं। और वो थकने के बाद फिर वो सर दर्द देने चालू होते हैं। सो सर दर्द भी एक है। और हमारे पास पेशेंट, आप विश्वास नहीं करेंगे कि सीटी स्कैन एमआरआई करके आते हैं सर दर्द के लिए। अच्छा। और देखा जाता है कि ये तो छोटी सी या तो चश्मा है। हम अभी काफी लोगों को प्रोटेक्टिव ग्लासेस देते हैं, कंप्यूटर्स के लिए भी, बच्चों में भी देते हैं, जिससे आंख के मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाएं। जी। तो यही है कि हेडेक्स जो है वो बहुत कॉमन है। इरिटेशन आंख में, खुजली आते रहती है आंख में, क्योंकि आंख थक जाती है तो खुजली आती है। और हम लोग ये हेडेक्स को भी, जो सर में दर्द है, इसको ज्यादातर 4 PM हेडेक्स कहते हैं। जब हम पेशेंट से पूछते हैं कब सर में दर्द हो रहा है आपको, तो एटलीस्ट 90% बोलेंगे जिनको इसकी वजह से तकलीफ है, बोलेंगे 4:35 के आसपास होता है। तो 4 बजे का क्या रहस्य है? क्योंकि सुबह के टाइम हमारी नींद हुई रहती है तो आंखें फ्रेश रहती है, तो शाम तक वो थक जाती हैं। ओके। आप समझिए, जैसे अगर आपको चलना हो पूरे दिन, आप शुरुआत तो कर लेंगे, आराम से चलते जाएंगे, लेकिन सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो लोग भूल जाते हैं कि आंखें भी शरीर का हिस्सा है, वो भी थक जाती है। वो भी थक जाती है। जी, क्या बात है। तो ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जब हम स्क्रीन के सामने, क्योंकि अब स्क्रीन के बिना जीवन गुजारना मुश्किल है, हमें ये मान लेना चाहिए कि स्क्रीन से छुटकारा तो अभी नहीं होगा। तो उसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ड्राइनेस ऑफ आई की हमने बात की और आपने कहा कि आंख के स्ट्रेन होती है, सिर दर्द होता है, ये कुछ चीजें आई। एक चीज जो मैंने कुछ लोगों में देखी है, वो आंखों में कोई प्रेशर होता है, जिसके लिए कुछ लिखने पढ़ने वाले लोग जो काम करते हैं उनकी आंखों में प्रेशर हो जाता है। नहीं, आंखों में, सभी के आंख में प्रेशर है। जी। अगर आपके खुद के आंख को आप हाथ लगाए तो यू विल फील जो शेप जो रहता है जी, वो आंख के प्रेशर के वजह से ही रहता है। ये आंख के अंदर 3-4 लेयर्स पानी के हैं। बाहर जैसे मैंने कहा आंसू का लेयर है, फिर अंदर का सेकंड लेयर जो रहता है, जो अपने कांच के पीछे रहता है, उसको एक्वियस बोलते हैं। जी। वो अपने आंख का प्रेशर मेंटेन करता है। वो एक जगह तैयार होता है और एक जगह से बाहर निकलता है। वो एग्जैक्टली अपने ब्लड प्रेशर जैसे है। जैसे अपना ब्लड प्रेशर यूजुअली 80 to 120 हम नॉर्मल सोचते हैं, आंखों का वो 12 to 18 या 20 नॉर्मल रहते हैं। उसके जैसे हम बीपी मेजर करते हैं, वैसे आंख का प्रेशर भी मेजर किया जाता है। जिन लोगों का आंख का प्रेशर बढ़ता है वो एक स्पेसिफिक बीमारी में बढ़ता है, जिसको ग्लोकोमा कहते हैं। जी। ग्लोकोमा या कांच बिंदु जिसको कहा जाता है। काफी प्रकार रहते हैं उसके अंदर, लेकिन वो एक अलग सी बीमारी है। अच्छा। हमारे हिसाब से तो आंख के स्ट्रेन की वजह से आंख के प्रेशर बढ़ने का कोई कनेक्शन नहीं है। जी। वो एक अलग सी बीमारी है, वो इनहेरिटेड बीमारी है, ज्यादातर माँ बाप से आती है।
जिस तरह से आपकी आंखें हैं, उनका शेप साइज उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, और कोई बीमारी हो जैसे डायबिटीज वगैरह, उसके वजह से भी वो हो सकती है। तो वो ज़्यादातर 40 के बाद ही हम देखते हैं पेशेंट में। ऐसे नहीं है, बच्चों में, पैदाइशी बच्चों में भी है, लेकिन वो बहुत रेयर रहता है। ज़्यादातर जो है वो 40 के बाद हम लोग हर पेशेंट का आंख का प्रेशर चेक करते हैं। जैसे अब आप आपके डॉक्टर के पास जाइए तो 40 के बाद आपका बीपी भी चेक करेंगे। अब हमारे पास आइए, आपका आंख का प्रेशर हम चेक करेंगे। अच्छा अच्छा। क्योंकि उस बीमारी में, वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है। जी जी। ग्लोकोमा जो है, मैं थोड़ा डाइग्रेस करता हूं आपके सवाल से, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ग्लोकोमा जो बीमारी है वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है। उसमें क्या होता है, आंख का प्रेशर बढ़ते जाता है और पेशेंट को पता नहीं चलता। ब्लड प्रेशर में आपको सरदर्द होता है, चक्कर आती है अगर आपका प्रेशर 200 के ऊपर जाए। आंख का प्रेशर जब तक कि 30 के ऊपर नहीं जाता, कुछ ही नहीं पता चलता। लेकिन जो नस है वो धीरे धीरे करके खत्म होती है। ओ गॉड। तो जी। क्योंकि आंख का जो एक सिंपल चीज है, जो अपनी जो नस है वो आंख का हिस्सा नहीं है, वो दिमाग का हिस्सा है। दिमाग आंख में खुलता है, ऑप्टिक नर्व आती है, फिर वो रेटिना रहता है, तो वहां पे लाइट पड़ती है, वहां से दिमाग तक लाइट जाती है। तो अगर आप सोचे कि आपकी उंगली है, आपने उसको ऐसे कस के पकड़ लिया तो क्या होगा? धीरे धीरे करके उसका खून बंद हो जाएगा, बिल्कुल, फिर नस सूख जाएगी, फिर जो उंगली है वो खत्म हो जाएगी। ग्लोकोमा एकदम सरल भाषा में यही है। ओके। आंख का प्रेशर जो है वो बढ़ते रहता है, पेशेंट को पता नहीं चलता, धीरे धीरे करके पीछे की नस खत्म हो जाती है, सूख जाती है और उसका कोई इलाज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर पीछे की नस सूख जाए तो उसके लिए कहीं पे भी इलाज नहीं है। तो रोशनी गई। एक उम्र के बाद जी, चूंकि पूरे देश और दुनिया में अलग अलग उम्र के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जी, ये बहुत जरूरी बात है कि एक उम्र के बाद कैसे और किस तरह की जांच कराएं कि ये स्थिति लोगों के साथ ना आए। अगर एक चीज है कि आपके फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है या कांच बिंदु की हिस्ट्री है, तो आप अवश्य इवन 30-35 के बाद जांच कराए। उसका फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होनी चाहिए? साल में एक टाइम जी। बेसिक जो रहते हैं वो टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। अगर चेकिंग में ही थोड़ा पता चल जाता है ये शुरुआत हो रही है नहीं, जैसे अगर मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, आपके माँ बाप को डायबिटीज है तो आप चेक करवाएंगे ना? जी बिल्कुल। ये सेम चीज है, कॉमन सेंस है। तो 40 हमें दिमाग में बिठा लेना चाहिए। 40 के बाद तो करना रेगुलर चेकअप्स में हो ही जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर माँ बाप को है तो आपको आनी ही है। हाँ, पर इसकी संभावनाएं हैं। संभावना 50% है, माता के साइड से या पिता के साइड से। जी। सेम डायबिटीज में है। अगर आपके माता पिता को डायबिटीज है तो ऐसे ही नहीं है कि आपको होगा, क्योंकि जेनेटिक्स कहाँ पे काम करती है ये किसी को भी नहीं पता। हमारे पास पेशेंट आके बोलते हैं माता पिता को भी डायबिटीज नहीं, मुझे कहाँ से आ गया? जेनेटिक्स भगवान जाने कहाँ से आ गया। सही बात। कहीं मामा मामी दादा दादी नाना नानी कहीं से भी आ सकते हैं, पूरे फैमिली ट्री। तो बीमारियां जो है वो जो जेनेटिकली आती हैं, हमको विरासत में बीमारियां तो ज्यादातर आती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो भी आती हैं अगर उसका जांच किया जाए और इजीली कंट्रोल हो सकती हैं, और उनको हम पहले से अगर पता चले कि पेशेंट है, जिंदगी भर मेंटेन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने देखे हैं पेशेंट जिनको हम दवाई पे रखे हैं या एक्सट्रीम चीजें में जिनकी शस्त्रक्रिया हुई है ग्लोकोमा के लिए, बिल्कुल ठीक है, रेगुलर चेकअप करते हैं, साल में एक टाइम आते हैं, 6 महीने 1 साल, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन अपनी आंखों के लिए साल में एक टाइम तो 1-2 घंटे निकालिए। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। तो एक उम्र के बाद सभी लोगों को जिनके माता पिता को ग्लूकोमा की समस्या है वो भी जांच कराएं, और जिनको नहीं है वो भी एक उम्र के बाद जरूरी तौर पर ये साल में एक बार ये जांच करा लें, आंखों का प्रेशर वगैरह, जब भी आप अपने आंखों का नंबर चेक कराने जाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि आज ही किसी ने कहा, बहुत ही मजेदार बात है, कि वो जो चश्मा बनाता है क्या वो आंखें चेक करता है? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा जी। देखिए क्या है कि जब से आंखों के डॉक्टर आए हैं उन्होंने खुद से कभी चश्मा नहीं बनाया जी। डॉक्टर जो पहले जो थे वो अपनी दवाई घुट के देते थे, आपको अगर याद रहेगा हमारे जनरेशन में तो हम भी सीखे हैं कैसे दवाई बना के पूड़ी में पेशेंट को हम लोग देते थे, अभी तो सारे प्रिस्क्रिप्शन आ गए हैं जी। तो जब कभी आप कह सकते हैं जो चश्मे की दुकान है वो केमिस्ट है,
बिल्कुल बिल्कुल। आप समझे, जो प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं, ऐसे नहीं है कि उनको ट्रेनिंग नहीं है जी, लेकिन हम जो डॉक्टर आपको जो चेक करके प्रिस्क्रिप्शन देता है, वो प्रिस्क्रिप्शन आप वहां पे लेके जा रहे हैं चश्मा बनवाने के लिए। जी, अभी काफी टाइम हम देखते हैं कि मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन दी है पेशेंट को, जी, पेशेंट चश्मा बनवाने गया है और प्रिस्क्रिप्शन बदली होके पेशेंट मेरे पास दोबारा आया है और मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने वहां पे गया, चश्मे वाले की दुकान में कहा हम मुफ्त का आपके आंख का चेकअप कर रहे हैं नंबर का, और उसके बाद उन्होंने मेरी प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दी। अभी मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे दिखाई नहीं देता। अब मुझे बताइए इसमें गलती किसकी है? पेशेंट की बाकायदा कि वो एक टेक्नीशियन से डॉक्टर का काम ले रहा है। एक बात, मैं एक सरल प्रश्न हर पेशेंट से पूछता हूं कि अगर मैंने आपको सपोज एक दवाई लिख के दी, सिंपल चीज है, कोई आपको बुखार आ गया और मैंने एक एंटीबायोटिक आपको लिख के दिया और आप केमिस्ट के पास गए, उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं है, ये गलत है, मैं आपको दूसरी देता हूं, क्या आप वो वाली एंटीबायोटिक एक्सेप्ट करेंगे उस केमिस्ट से? नहीं, बल्कि डॉक्टर को अगर किसी तरह का संशय है तो फोन करेंगे। एग्जैक्टली, ये दे रहा है, मैं लूं कि नहीं लूं। एग्जैक्टली। तो अगर ये ऐसे है तो आंख के बारे में भी वही है। आजकल इतने जो चेन्स वगैरह जो निकले हैं जी, मुझे कोई विपत्ति नहीं है उसके अंदर। हाँ, वो काफी वो वहां पे जो काम करते हैं वो भी ट्रेंड है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है जी। ऑप्टोमेट्री एक अलग कोर्स है, हाँ वो पैरामेडिकल कोर्स है। आई एम नॉट बिलिटलिंग इट, वो बराबर से उनको पढ़ाया जाता है। मैंने खुद ऑप्टोमेट्री कॉलेज में सिखाया है काफी साल पहले, लेकिन वो डॉक्टरी नहीं है। जब हम आपका जो चेकअप करते हैं उसके अंदर सिर्फ चश्मा नहीं देते, आंख की पूरी जांच होती है, आगे से पीछे तक पूरी जांच होती है। चश्मा उसका एक सिर्फ भाग है जी, लेकिन अभी शॉर्टकट की दुनिया है, सब चलता है। पहले भी ठीक था, लेकिन आजकल जिस तरह आंखों का उपयोग और दुरुपयोग हो गया है, थोड़ी तो जांच पड़ताल करना और थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ये। अगर आपका नंबर है, आप भी चश्मा पहनते हैं, मैं भी पहनता हूं, ओके, लेट्स बी वेरी फ्रैंक। अगर आपको गलत प्रिस्क्रिप्शन मिले और अगर आप आपका काम बराबर कर ना पाए तो उसके अंदर तकलीफ आपको भी होगी और जहां पे आप काम करते हैं उनको भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो आंख का नंबर, जो चश्मे का नंबर है, वो परफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये जो एक सामान्य विचार है ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, ये सबसे बचत कर लेते हैं, चश्मे वाले से ही चेक करा लेते हैं। ये जो है ये मुसीबत की जड़ है, इससे बचना चाहिए। नहीं, टू ईच देयर ओन। हम सिर्फ कह सकते हैं कि हमें जो सही लगता है वो हम कह सकते हैं, उसके आगे चश्मे में होता है, लेकिन बाकी चीजें तो ऑफ कोर्स, बाकी कोई भी आंख की समस्या हो तो आंख के डॉक्टर के पास तो जरूरी आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जब भी आंखों की जांच कराने जाते हैं, बल्कि ये कहें कि चश्मे की जांच कराने जाते हैं, तो डॉक्टर सिर्फ नंबर चेक नहीं करता जी, और दूसरी तरह की भी जांच होती है। वो दवा डाल के कहते हैं कि प्रेशर चेक कर रहे हैं, हाँ, वो बिठाया जाता है बहुत देर। देखिए, ये एक साइंस है जी, जो आंख का नंबर चेक करते हैं। दूसरी बात है कि जब कभी पेशेंट आता है तो उसे काफी सवाल पूछे जाते हैं कि आप, और स्पेशली आजकल, पहले मैं कहता था जब मैंने शुरू किया था तो शायद ये सवाल भी नहीं पूछते थे इतना। ज्यादातर लोग आते थे, दूर का चश्मा नहीं है या दूर का दिखाई नहीं देता, आप चश्मा दो, या तो रीडिंग के लिए 40 के बाद जो आता है वो चश्मा। अभी वैसे नहीं है, अभी पूछना बहुत जरूरी है कि आप काम क्या करते हैं। कोई भी हो, बच्चों में तो हम जानते हैं स्कूल की वजह से, लेकिन 20 के ऊपर अभी सारे बच्चे काम कर रहे हैं, 20 से लेके 80 तक लोग काम कर रहे हैं अभी तो जब कभी हमारे पास आते हैं तो सवाल पहले मेरा होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं। उसके मुताबिक भी चश्मे का नंबर जो हम लोग काफी टाइम एडजस्ट करके देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप मुझे पूछे नॉर्मल विजन 6/6 या 20/20 है, किसको चाहिए आजकल? आप खेती में काम कर रहे हैं क्या? नहीं। शहर में किसको 20/20 परफेक्ट विजन चाहिए, आप बताइए। जी जी बिल्कुल, वो पुराना कंसेप्ट है, वो 100 साल पहले का या 50 साल पहले का कंसेप्ट है। जी जी, लेकिन अभी भी उसी पे अड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वी हैव टू आल्सो इवॉल्व विद टाइम। हम चाहते हैं कि स्पेशली आजकल इतना फर्क, जो आपके पहला ही सवाल जो आपने मैंने पूछा था आई स्ट्रेन की वजह से, कि जो भी हमारे पास आ रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं जी, उसके मुताबिक। और अगर हमसे काफी टाइम पूछा जाता है, कोई लोग कहते हैं ना, स्पेशली लेडीज कहते हैं हम पे घर पे है, तो मैं उनसे वो भी पूछता हूँ घर पे करते क्या है। काफी लेडीज घर पे भी बहुत काम कर रहे हैं, जो वर्क फ्रॉम होम तो होता ही है, लेकिन कोई सिलाई काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, पार्ट टाइम काम कर रहा है। तो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ गृहिणी, और गृहिणी की भी बहुत जिम्मेदारी और काम रहते हैं उनका भी।
तो क्लियर दृष्टि तो सभी को चाहिए ना। बिल्कुल, ऐसे नहीं बोल सकते कि आप घर बैठ रहे तो आपकी क्लियर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बातें आंखों की हो रही हैं तो गाने भी आंखों के होने चाहिए। अच्छा ओके श्योर। तो यहाँ गाना सुनते हैं। ओके जरूर, है ना। थैंक यू। आंखों में क्या जी फिल्म का नाम 9-2-11। 9-2-11 बहुत बढ़िया। आंखों में क्या जी पहला बादल, बादल में क्या जी किसी का आंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल, आंखों में क्या जी पहला बादल, बादल में क्या जी किसी का आंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल। की बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। रंगी है मौसम, तेरे दम की बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल, आंखों में क्या जी पहला बादल, बादल में क्या जी किसी का आंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल। जाए नैन से, साथी बन जाए रास्ता कट जाए चैन से, झूमे लहराए नैना मिल जाए नैन से, साथी बन जाए रास्ता कट जाए चैन से। देखने में भोली हो पर हो बड़ी चंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल, आंखों में क्या जी पहला बादल, बादल में क्या जी किसी का आंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल। डॉक्टर साहब, इस समय जब हम बातें कर रहे हैं और बातों का सिलसिला आंखों के स्ट्रेन से शुरू हुआ, हम ग्लूकोमा तक गए और ये बात आई कि कई लोग आंखों का चश्मा बनवाने वाले लोगों से आंखों का चेकअप करा लेते हैं, जो कि गलत है। यहां तक हम आ चुके हैं अलग अलग बातें करते हुए। आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में ये कहा था कि अब छोटे बच्चों में भी बहुत सारी समस्याएं होने लगी हैं, जिसमें स्ट्रेन भी शामिल है। वो बच्चे जो खुद नहीं समझ सकते कि उनको आंखों की समस्या हो रही है, पेरेंट्स को किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल है। हम आजकल बच्चों को काफी आंख के प्रॉब्लम्स के लिए जल्दी पकड़ रहे हैं, बिकॉज एक तो अवेयरनेस बहुत हो गई है पेरेंट्स में। जी, कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
उसके वजह से जो बच्चे हमारे पास चेकिंग के लिए आते हैं, स्पेशली शहरों में, और आजकल छोटे छोटे गाँव में भी वो बहुत रेयर हो गया है कि बच्चे को नंबर है और चश्मा नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक सीधी चीज है, देखिए, देखने के लिए अगर बच्चा घर में भी टीवी देखना हो, कुछ नजदीक आ रहा है बहुत, आप उसको बोले नहीं पीछे जाके वे, तो लेकिन तो भी बच्चा आगे आ रहा है देखने के लिए, तो इसका ये हो सकता है कि उसको पीछे से दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट, या तो जब कभी वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, किताब बहुत नजदीक लेके पढ़ रहा है, तो ये एक चीज होती है कि उसको जो नॉर्मल जितना अंतर रखने चाहिए वो अंतर पे वो दिखाई नहीं दे रहा बच्चे को, तो बच्चा ज्यादा नजदीक ले रहा है। ये दूसरी चीज है, टीवी के नजदीक जाना या तो बहुत नजदीक से लेके पढ़ना। तीसरी चीज है, काफी टाइम आप देख सकेंगे कि बच्चे की एक आंख थोड़ी देखते टाइम टेढ़ी होने चालू हो जाती है, क्योंकि ये ज्यादातर होता है अगर दोनों आंख में नंबर में फर्क हो तो हमको देखने के लिए दोनों आंख चाहिए, 360 डिग्रीज जो हम कहते हैं इमेज आने के लिए। तो अगर दोनों आंख में नंबर का फर्क हो तो जो दिमाग है उसको वो इमेज उसका स्प्लिट हो जाता है, दो हो जाता है, तो उसको सीधे करने के लिए दिमाग जो है वो एक आंख को अंदर ले लेता है, तो जो हम आंख के टेढ़ापन या स्क्विंट कहते हैं वो है। और अगर नंबर बहुत ज्यादा हो तो दिमाग कहता है ठीक है, इस आंख से देखने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, तो आंख बाहर निकल जाती है। आपने दोनों देखा रहेगा बच्चों में, एक आंख अंदर आते हुए या एक आंख बाहर जाते हुए। जी जी। तो ये जो है, अगर माँ बाप को ये दिखाई पड़े तो उनको किसी भी आंख के डॉक्टर को जाके बच्चे का चेकअप करना बहुत जरूरी है। जी जी। और इसके अलावा क्या आंखों की कोई विरूपता होती है जिस पर नजर रखना चाहिए? पैदाइशी कोई दिक्कत है? पैदाइशी दोबारा आजकल चेकअप हो ही जाता है मैटरनिटी के बाद, लेकिन अगर बच्चा फोकस नहीं कर रहा या तो बच्चे की जो प्यूपिल रहती है, जो कि बीच की कीकी रहती है, उसमें कोई सफेदी वगैरह उनको दिखाई दे, तो पता चले कि आंख में कोई जरूर प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो तुरंत उनको जरा भी रुकने नहीं चाहिए। जी। कई बार तिरछी आंखें होती हैं, तो उन्हें किस तरह से ठीक किया जा सकता है? वही कह रहा हूं, तिरछी आंखें जो है जिसको स्क्विंट कहते हैं, जो आपको मैं कह रहा था जी। तिरछी आंखें नंबर के वजह से ही होती है, ज्यादातर कमजोरी की वजह से भी होती है। अगर दोनों आंख में से किसी आंख के मसल्स कमजोर हो तो वो आंख बाहर घूम जाती है, तो जिसको हम लोग तिरछी आंखें या स्क्विंट कहते हैं। शुरुआत उसकी चेकिंग से होती है, अगर नंबर हो तो नंबर दिया जाता है, नंबर से करेक्शन होता है। अगर नंबर से भी उसके साथ भी आजकल काफ़ी नए नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स भी आए हैं, जिसकी वजह से हम बच्चों को फोकस करने के लिए सिखाते हैं, जैसे कि गेम्स की तरह रहते हैं लेकिन उनको फोकस करने के लिए सिखाते हैं। अगर उससे भी ना हो तो फिर ऑपरेशन करके वो टेढ़ी आंख को सीधी की जा सकती है, जी, जो स्क्विंट सर्जरी कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, चूंकि बच्चों की बातें चल रही हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमने ये तो देखा कि आंखों पर दबाव और स्क्रीन का जो असर है वो ना पड़े, उसके लिए हमको किस तरह से थोड़े थोड़े देर में ब्रेक लेते रहना चाहिए, और वो तमाम चीजें हैं। पर पोषण से जुड़ी चीजें कौन सी हैं जो खास तौर पर बढ़ती उम्र के बच्चों या हम अडल्ट्स की भी इसमें बात कर लें कि जिससे उनकी आंखों की सेहत बेहतर है? मेरे हिसाब से पेट को और आंखों का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ जी, वरना हर रोज खाना खाने के बाद हमारा नंबर बदली हो जाता है। एक नॉर्मल पोषण बहुत जरूरी है जो हम करते हैं, और अगर हम देखें अपने देश में किसी भी देश के कंपैरिजन में जो खाना है वो सबसे बढ़िया है, जिसको संतुलित आहार कहते हैं। बिल्कुल। आप कोई भी घर में जाइए, आप कोई भी कम्युनिटी में जाइए, कोई भी कास्ट में जाइए, कोई भी रिलीजन में जाइए, अगर आप देखें तो अपने पूरे देश में खाना बेसिकली वही है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके अंदर बेसिक चपाती है, राइस है, दाल है और सब्जी है। अभी आपके लिए, इसके लिए आपको डायटिशियन या साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एक सबसे बढ़िया संतुलित आहार है। जी। तो टाइम पे खाना बहुत जरूरी है, जो आजकल नहीं होता। और दूसरी बात है, पानी पीना बहुत जरूरी है। आज देख रहे हैं कि वापस उसकी वजह से थकावट हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है। सभी बाहर जाइए, बंबई जैसे जगह पे धूप है, अंदर आइए एसी है, डिहाइड्रेशन तो होना है आपको। तो पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी के साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको बाथरूम जाने पड़ेगा, बढ़िया है, आपका उतना ब्रेक हो जाएगा बीच में। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से खाने का संतुलित आहार जो नॉर्मल है, आजकल मैं देख रहा हूँ
क्योंकि ज्ञान बहुत बढ़ रहा है आजकल। आप भी देखते हैं व्हाट्सएप पे सारे PhDs आते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और सभी बहुत ही हमसे बड़े PhD हैं सारे जी। अब बीच में ही मैंने कहाँ पे एक पोस्ट देखी थी जहाँ पे किसी ने कहा कि आप आपकी उंगलियां ऐसे रगड़ो तो आपके आंख का नंबर चले जाएगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे एक पेशेंट ने आके पूछा कि डॉक्टर साहब अगर हम आपकी ऐसी, मैंने वो पोस्ट देखे, मतलब कर लगे रहो तो बोला कितना टाइम, मतलब लगे रहो आप ही, आप मुझे आके बताओ। तो मजाक की बात हुई, लेकिन बहुत ही हो रहा है कि आप ये आहार लो तो ये होगा, ये न लो तो वो होगा। एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है अपने देश में कि सारी सिस्टम अपनी अमेरिकनाइज बहुत हो गई है कि वेस्ट का ही जो है वही सही है, यही डाइट सही है, GM डाइट हो या ये डाइट हो, नहीं, अपना देश का डाइट सबसे अच्छा है। बिल्कुल, उसे संतुलित आहार कहते हैं। दोबारा सोच लीजिए जो मैं कह रहा हूं, आपको और कोई डाइट की जरूरत नहीं है, डाइट मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अगर आप ज्यादा कचौरी खाए, बड़ा पाव खाए, पाव भाजी खाए, जलेबी खाए, तकलीफ तो होनी। इंस्टेड ऑफ हैविंग इट एज अ चॉइस, अगर आप रेगुलर ले, प्रॉब्लम तो होना ही है। आंखों पे इतना ज्यादा, हाँ डायबिटिक्स में आप जो कहते हैं जी, जब उनकी शुगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली आंखों पे असर होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसके लिए अलग तरह की सावधानियां, उसकी अलग तरह की सावधानियां। जी डॉक्टर साहब, चश्मा बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई लोग आजकल बहुत ज्यादा फैशनेबल होते हैं, अलग अलग रंग के टिंट लगवा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल। अच्छा, इसके बारे में आपको एक और एकदम सरल कंपैरिजन देता हूं। आप जब जूते खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं उसमें? कंफर्ट। जो चश्मा आपके नाक के ऊपर और कान के ऊपर अच्छी तरह से बैठे, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, लुक जरूरी है, सभी को लुक पसंद है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके, माँ बाप हमको पूछते हैं चश्मा का नंबर आया कहाँ से। जी जी, देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, तो जी, पहले तो देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। ऐसे नहीं है, एक बात। और गलती डॉक्टर की है, ये भी हमारे के ऊपर के, अब कैसे कह सकते हैं इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं है, ऐसे नहीं है। जैसे मैंने कहा जेनेटिक्स बहुत बड़ा काम करता है। बिल्कुल। दूसरी बात ऑल्सो, जैसे मैंने कहा, आजकल का एनवायरनमेंट बहुत बड़ा काम करता है। और तीसरी बात है, आंख का नंबर आंख के शेप और साइज के ऊपर आता है, वो आपकी हाइट या जूते के नंबर की तरह है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके जूते का नंबर जब आप बचपन में बढ़ रहा था तो माँ बाप ने जाके वहां पे दुकान वाले से झगड़ा तो नहीं किया इसका 6 नंबर 7 कैसे हो गया? हाँ बिल्कुल। तो फिर आप तो ये भी सवाल नहीं उठा सकते? नहीं, सवाल नहीं, समझना जरूरी है। सवाल तो जरूर उठाइए। जी जी। हमारे देश में सबसे बड़ी आप समस्या जानते हैं कौन सी है? जो मैं सारे मेरे पेशेंट को कहता हूँ, पेशेंट सवाल नहीं पूछते और डॉक्टर जवाब नहीं देते। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। सवाल पूछिए, सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन समझना जरूरी है। यह कोई बीमारी नहीं है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं जी। और ये उल्टा साइंस है। जो आंख के नंबर कम पड़ रहा है, हम चश्मे से उसको बाहर दे रहे हैं, उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसको हम जीरो कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही जो इमेज है, कोई भी इमेज हो, वो क्लियर बनेगी, वो क्लियर दिमाग तक जाएगी। दिमाग को क्लैरिटी चाहिए, बिल्कुल, शेप और साइज में। ये हमारे 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स है, हम सब पढ़े हैं। कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर्स दोबारा देख लीजिए, जो मैं कह रहा हूं आराम से आपको समझ जाएगा। तो ये नहीं है। और फिर पूछते हैं इनका नंबर कितना बढ़ेगा। मेरा दूसरा सवाल होता है इनकी हाइट कितनी बढ़ेगी, मुझे नहीं पता। सवाल, नंबर अलग चीज है, नजर अलग चीज है जी। जब मेरे पास कोई बच्चा आता है या कोई पेशेंट आता है, मेरा ध्यान सिर्फ नजर पे है, नंबर पे नहीं है। समझ लीजिए सिर्फ अंधे को नंबर नहीं है। अच्छी तरह से समझ लीजिए, सिर्फ अंधे जो है बेचारे, उनको नंबर नहीं है। हमको और आपको सबको नंबर है, इसलिए दिखा जाता है। जी जी, ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम है जी जी जी, जो हमारे को 8th और 9th में पढ़ाई गई है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर्स की। तो ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम में अगर ये ना हो तो किसी को दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल। उम्र के साथ इसमें बदलाव आता है। पहले अगर दूर का नंबर हो, 40 के बाद रीडिंग नंबर आता है, क्योंकि आंख के अंदर के मसल्स में, लेंस में, सब में चेंज आते हैं। ये सारे उम्र की वजह से होने वाले बदलाव हैं। इसके साथ हम झगड़ा नहीं कर सकते, इसके साथ लड़ नहीं सकते। जो भी नंबर हो, काफी टाइम होता है, माँ बाप बोलते हैं, आजकल बहुत कम हो रहा है, बिकॉज लोग काफी अभी समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम क्या है। और ये मुझे 15 साल 20 साल पहले ज्यादा दिखाई देता था। अच्छा, किसी ने कहा चश्मा मत पहनो, देखते हैं। ये सबसे खतरनाक चीज है। देखते क्या है? बच्चे को दिख नहीं रहे, देखते क्या है? बच्चे को दिखाना है तो चश्मा पहनो। बिल्कुल। मैं तो ऑलवेज कह रहा हूं, इट्स योर बेस्ट फ्रेंड। सुबह लगाओगे, रात को निकालोगे सोते टाइम, और क्या? आपको स्पष्ट दिखाई देगा, और क्या चाहिए? दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है?
दृष्टि। बिल्कुल। अगर दृष्टि नहीं चाहिए तो तकलीफ आपको होनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मामले में कतई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चे को चश्मे का नंबर आए तो फौरन उसे चश्मा बनवा कर देना और चाहिए। 6 महीने और हर साल में चेकअप करवाते रहिए, क्योंकि बच्चों के आंख की शेप और साइज बदली होते रहता है। लड़कों में ज्यादातर 18 और 20 तक सेटल होता है, लड़कियों में 20 और 22 तक सेटल होता है। ये ग्रोथ, जो फुल ग्रोथ जो हम लोग कहते हैं, तो वो तब तक के नंबर में बदलाव आने की संभावना है जी। और जो भी नंबर हो वो नंबर मत देखिए, बच्चे की नजर देखिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज जो देखी जाती है, कई छोटी उम्र के
बच्चे होते हैं जिनको बहुत मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, बड़े नंबर वाले चश्मे लग जाते हैं जी, वो क्या समस्या है और क्या ये लाइफ टाइम होती है या लेजर के जरिए जो हम सुनते हैं कि चश्मा हटाया जा सकता है? जी, तो ये जो है वो जैसे मैंने कहा आंख के शेप और साइज के ऊपर आता है जी। काफी बच्चों में जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल मायोपिया कहते हैं, मायोपिया ने माइनस नंबर जो रहता है जी, उनके 1 मिलीमीटर में 3 नंबर का फर्क पड़ता है। अगर आपका -3 है तो आपका जो लेंथ है आंख की वो 1 मिलीमीटर से ज्यादा है। इन बच्चों में काफी छोटे उम्र में भी नंबर आते हैं, कोई और कमजोरी हो, कोई और बीमारी हो उसके वजह से। उसके लिए चश्मा मेन ट्रीटमेंट है एक उम्र तक, और वो उम्र रहेगी 20 तक। क्योंकि जब तक के आंख का नंबर 2 साल तक स्टेडी ना हो, लेजर या लेजिक करना सही नहीं है। सपोज कोई बच्चा आए हमारे पास और हमने उसकी 16 की उम्र में की या 20-18 की और उसके बाद उसके आंख का साइज चेंज हो गया, नंबर वापस आ गया, दोबारा तो नहीं कर सकते हाँ, क्योंकि लेजिक क्या है या लेजर जो क्या है, उसके अंदर जो आंख का जो नंबर आंख की गोलाई के ऊपर है, जो सामने की कांच की गोलाई है, तो अगर नंबर कम करना है तो गोलाई कम करनी है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? पीछे से तो काट नहीं सकते, तो आगे से लेजर से जो सामने की कांच है उसका शेप चेंज किया जाता है। अच्छा, उसका एक कैलकुलेशन है और उसके वजह से फिर जो है, जैसे दोबारा मैं आता हूँ 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स से, ओके, जो फोकल लेंथ है वो चेंज करके जो इमेज है उसको पीछे शिफ्ट की जाती है, तो नंबर कम हो जाता है या निकल जाता है। तो एक सरल भाषा में ये लेजिक्स या लेजर है। दूसरी बात है, इसके लिए भी काफी जांच पड़ताल करना जरूरी है। उसके अंदर जैसे मैंने कहा 2 साल तक नंबर स्टेडी रहना बहुत जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, आजकल जो चेकअप्स हैं जिसके अंदर सामने की जो कांच है उसका मोटापा जांचा जाता है। अच्छा, क्योंकि अगर आपका लेजर कर रहे हैं किस हद तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। अगर सामने की कांच पतली हो तो और लेजर हो जाए, होता भी है, अगर हो जाए तो सामने की कांच में नुकसान हो जाता है और वो भयानक चीज है, आगे आंख की दृष्टि में परिणाम आ सकता है। ओहो, आप समझे कि नहीं? देखिए, देखने के लिए सामने की कांच मेन है, इसके लिए वो जो आपने कहा आंसू वगैरह उसी को प्रोटेक्शन देता है ना वो, करेक्ट। तो वो भी जांच करना जरूरी है कि सामने की जो कीकी है या कांच है उसका मोटापा सही है क्या नहीं, पीछे का पर्दा सही है क्या नहीं। ये सब चीजें होने के बाद ही फिर हम लोग पेशेंट को लेजिक्स या लेजर के लिए कहते हैं। और उसके अंदर भी एक चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए, ये परमानेंट नहीं है। एक उम्र के साथ आपके आंख में बदलाव आएगा ही। 45 के बाद नजदीक का नंबर आएगा तो आप चश्मे से शायद 25 साल मुक्त हो, अगर 20 पे आपने करवा लिया तो जी। लेकिन 45-50 तक आपको रीडिंग ग्लासेस आएंगे। काफी टाइम लेजर होने के बाद कोई पेशेंट में हमने रिग्रेशन भी देखा है, यानी नंबर दोबारा आता है। ह्यूमन बॉडी है, 100% गारंटी कोई चीज की नहीं है, ये भी हमने देखा हुआ है। फिर चश्मा पहनना जरूरी होता है। कई लोगों का पूरा नंबर नहीं निकलता, अगर ज्यादा नंबर हो, काफी कम हो जाता है लेकिन थोड़ा नंबर चलता है जी। और जो भी उम्र की वजह से या कोई और कारणवश आंख की बीमारियां होनी है वो तो होनी है, भले वो ग्लोकोमा हो, कैटरैक्ट हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो या और कोई चीज हो, वो तो आप लेजर से, हम बायोनिक आए तो नहीं बिठा रहे वहां पे। जी जी, आंख जो है तो वही है, बिल्कुल। हाँ, सिर्फ उसका शेप चेंज हो रहा है, उसका सिर्फ सामने का कांच का शेप चेंज हो रहा है जी। उसका फोकल लेंथ चेंज करने के लिए, उसका जो इमेज है उसको शिफ्ट करने के लिए। पर ये हमेशा के लिए किया गया उपाय नहीं है। जी नहीं, ये हमेशा के लिए हो ही नहीं सकता। कई बार बुजुर्ग लोग भी अपने चश्मे से छुटकारा पाने के लिए ये करते हैं। वो देखिए, अभी एक नई चीज आई है पिछले 7-8 साल में, जिनके बहुत ज्यादा नंबर है बुजुर्ग लोगों के, और ज्यादातर मोतिया होने के ऑपरेशंस किए जाते हैं। जी जी। लेकिन काफी पेशेंट में आजकल जो एडवांस लेंसेज आए हैं, जिनको हम ट्राइफोकल लेंसेज या स्पाइरल लेंसेज जो आए हैं, वो ऑपरेट करके जो क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, कि जिसमें मोतिया नहीं है लेकिन उसको निकाल के वो आर्टिफिशियल लेंस बिठाई जाती है, जिसकी वजह से उनका चश्मा जो है वो हट जाता है। जी जी। तो वो परमानेंट रहता है, लेकिन वो जिंदगी भर तक फिर बाद में वहां पे कुछ नहीं होता। लेकिन वो भी इतना सरल नहीं है, उसके पहले काफी टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि आप सूटेबल इसके लिए हो या नहीं। जी, पेशेंट का काउंसलिंग करना बहुत, जैसे लेजिक में करते हैं वैसे ही इसके अंदर भी करना बहुत जरूरी है कि जब आपको मोतिया नहीं है तो भी आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन में
प्रॉब्लम तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझे कि नहीं, ये ऑपरेशन है जी। तो आप अपनी तरफ से आप समझ के जा रहे हैं कि ये ऑपरेशन है, इसके अंदर गड़बड़ भी हो सकती है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि किसी पेशेंट की आंख में गड़बड़ ना हो, भगवान ना करे कि किसी की भी दृष्टि में प्रॉब्लम हो, लेकिन तो भी ये समझना बहुत जरूरी है। आप समझिए कि अगर ये ऐसे ही नहीं है कि आप आओ करो, आंख के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। दैट इज माय बॉटम लाइन टू एवरीबॉडी। जब जरूरत हो तो जरूर कीजिए, लेकिन जितना हो आप सोच समझ के कीजिए। काफी टाइम हमने देखा है कि मेरे फ्रेंड ने किया सर तो मैंने करवा लिया। जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, और सबकी आंखें सेम नहीं है, एक आंख से दूसरी आंख भी सेम नहीं है जी। और हम कितनी भी कोशिश करें तो जैसे मैंने कहा अभी इतने साल हो गए प्रैक्टिस में, इतने सर्जरीज हो गए, लाखों पेशेंट्स भी हो गए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर एक पेशेंट का आंख आज ऑपरेट हो, उसका दूसरा आंख अगले हफ्ते ऑपरेट हो, तो भी एज डॉक्टर्स हम जानते हैं कि इसमें 4 आना यहाँ वहाँ है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है। बिल्कुल, पेशेंट को दिख रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जानते हैं जी, बिकॉज इट इज नॉट, अनफॉर्चुनेटली इट इज इतनी स्पेशलाइज सिस्टम है आंख की, कोई डुप्लीकेट करने जाए तो भी ह्यूमन बॉडी को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं आप, छोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आंख तो, और आंख को तो सबसे इंपॉर्टेंस दिया हुआ है भगवान ने, क्योंकि दिमाग चलता है तो आदमी चलता है, और दिमाग को दिखेगा कैसे, आंखों के थ्रू ही दिखेगा। परफेक्ट बात है। यहाँ एक गाना सुनते हैं जरूर, और वो गाना है आंखों में हमने आपकी सपने सजाए। आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, पलकें उठा के आपने जादू जगाए हैं, सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप है, सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप है, बस आप ही मुझ में समाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। आँखों का रंग ढूंढा है हीरे तराश कर, दिल में सजाएंगे ये रंग यूं ही उम्र भर, मुश्किल से जिंदगी के, मुश्किल से जिंदगी के रंग हाथ आए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। दोहराए जाएंगे ना
दोस्तों, आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सेहतनामा।